क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हम ले जाते हैं पायरुवेट में। लेकिन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन ही है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम वही सारे स्टेप्स लिख लेते हैं, तो उसको याद यूँ मैंने तो रट्टा लगाया हुआ है, आप भी रट्टा लगा ही लें। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट और फाइनली पायरुवेट। तो अभी इन सारे स्टेप्स को जो है वो बारी बारी देखते हैं, लेकिन इसमें से आपने याद रखना है कि 3 स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं और बाकी सारे जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं। तो वो 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन से हैं? एक ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है ये, यानी पहला स्टेप। फिर ये तीसरा स्टेप जो है ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है, और फिर ये आखिरी स्टेप जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट जो बनता है उसमें ये हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप होता है। तो बाकी सारे जो हैं वो हमारे पास रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। ये याद रखना क्यों ज़रूरी है? ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है, ये दोनों में टूट गए और ये दोनों आगे से फिर रिवर्सिबल होते हैं। ये भी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो स्टेप्स हमारे पास इरिवर्सिबल हैं, जैसे ये पहला स्टेप, जैसे ये तीसरा स्टेप और जैसे ये 10वां स्टेप, ये जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं ये हमारे पास हाईली रेगुलेटेड स्टेप्स होते हैं। इनकी रेगुलेशन डिस्कस करनी है आगे, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। अब सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि एटीपी कौन से स्टेप्स में बनते हैं और कौन से स्टेप्स में यूज़ होते हैं। तो आपने ये याद रखना कि ये जो जहाँ से ये स्प्लिट हो रही है इससे ऊपर, यानी ये जो दोनों ऊपर वाले इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं यहाँ पे हमारे पास एटीपी यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे एटीपी यूज़ हो रहे हैं। तो कैसे एटीपी यूज़ होंगे? एटीपी इज़ कन्वर्टेड टू एडीपी। यहाँ पर भी एटीपी यूज़ होता है, एटीपी इज़ कन्वर्टेड टू एडीपी। इसको अगर रट्टा नहीं लग रहा तो इसको अब ये देख लें, इसको अब ये देख लें कि ग्लूकोज था, फिर ग्लूकोज की छठी कार्बन पे एक फॉस्फेट ऐड करवाया है, तो वो फॉस्फेट कहाँ से आया? एटीपी से। यानी हमने एटीपी से एक फॉस्फेट निकाल लिया, वो फॉस्फेट हमने ग्लूकोज को दे दिया और ग्लूकोज ने वो फॉस्फेट अपनी छठी कार्बन पे लगा के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया। और जब इस एटीपी से एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट से हमने एक फॉस्फेट निकाला था, तो ये एडिनोसिन डाई फॉस्फेट बन गया, 2 फॉस्फेट रह गए इसमें। सिमिलर यहाँ पे आप देख लें कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट था। जब इसको हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट किया, यानी 2 फॉस्फेट किए, तो हमने फिर एक फॉस्फेट एटीपी से लिया और एक फॉस्फेट एटीपी से लेकर उसको एडीपी में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। अच्छा, और एक जगह पे हमारे पास जो एटीपी बनता है वो आप देख लें जी, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट में जा रहे हैं, अब यहाँ पे एटीपी बनना है, एडीपी टू एटीपी। यानी अब ये देखें कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी इसमें एक फॉस्फेट था और ये सिर्फ पायरुवेट है, इसमें कोई पायरुवेट नहीं है। यानी हमने इसमें से एक फॉस्फेट निकाला, वो निकाल के हमने एडीपी को दिया और इसमें 2 की डाई फॉस्फेट से ये ट्राई फॉस्फेट हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक फॉस्फेट निकाल लिया। फिर आप देख लीजिए कि ये 1,3-BPG, इस तरह 1 पे भी फॉस्फेट, 3 पे भी फॉस्फेट, 1,3B बिसफॉस्फो, 2 फॉस्फेट है और ये 1 फॉस्फेट है। तो इसका मतलब फिर हमने यहाँ से एक फॉस्फेट निकाला, एडीपी को दिया और वो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो गया। और ये जो एक स्टेप है यहाँ पे होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन। कैसे होती है वो मैं आपको भी बताता हूँ दोबारा। इसमें चलो फटाफट इन एंजाइम्स के नाम देख लेते हैं। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम है हमारे पास
ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज होता है। फ़र्क क्या है कि इनकी लोकेशन का फ़र्क है। हेक्सोकाइनेज हमारे पास लिवर में होता है और ग्लूकोकाइनेज हमारे पास वैसे नॉर्मल ब्लड में होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ये आइसोमराइज हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, कि ऐसा हेक्सोज जो फॉस्फेट जिसके साथ लगा हुआ है उसकी आइसोमराइजेशन कर रहा है, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और फिर इसकी जो स्प्लिट करता है वो एल्डोलेज एंजाइम है, एल्डोलेज। और इन दोनों को इंटर कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? उनका नाम होगा इस एंजाइम का नाम होता है जी हमारे पास ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्राइयोज फॉस्फेट, जिस तरह ये फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज थे, इसी तरह ये ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमरेज है। अच्छा, अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है जी? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। इसमें जो हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। और ये रिएक्शन का डीहाइड्रोजिनेज का मतलब है हाइड्रोजन निकाल रहा है यहाँ से, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कॉज करा रहा है। तो याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस में एक दफ़ा जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है हमारे पास। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमारे पास? NAD से NADH बन रहा होता है और इसमें हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड करा रहे होते हैं। तो खैर 3PG, ये 13BPG बन गया। 13BPG से 3PG में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम होता है उसका नाम है हमारे पास 3 नहीं, सिर्फ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ये। और फिर 3PG बन गया। 3PG से 2PG बनाने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और फिर 2PG से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है इनोलेज। ठीक है, यहाँ पे इनोल आ रहा है तो उसको बनाने वाले एंजाइम का नाम भी इनोलेज। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? पायरुवेट काइनेज। अच्छा, अब इसमें से फटाफट जल्दी 2-3 चीज़ें याद रख लें कि ये 3 स्टेप्स जो हैं ये हाईली रेगुलेटेड स्टेप्स हैं। इसमें हमारे पास टोटल ATP कितने बनते हैं? टोटल ATP हमारे पास बनते हैं जो 4 बनते हैं। मतलब कैसे? अगर ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है ये दोनों में चला गया था, डाइहाइड्रोक्सीस्टोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब असूलन क्या था कि ये दोनों स्टेप्स आगे चलने चाहिए थे, लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये 2G3P बन गए, 2,13BPG, 2,3PG, 2,2PG, 2PEP और 2 पायरुवेट। इस लिहाज से 2 NAD कन्वर्ट हुए 2 NADPH में, 2 ADP कन्वर्ट हुए 2 ATP में, और यहाँ पर भी 2 ADP कन्वर्ट हुए 2 ATP में। इस तरह हमारे पास 4 ATP बने और 2 ATP सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, 2 ATP यूज़ हो गए। तो नेट हमारे पास क्या आया? नेट हमारे पास 2 ATP है। और ये आपने याद रखने के ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमारे पास कितने ATP बने? 4। सबस्ट्रेट लेवल 4 बने और 2 की डीफॉस्फोराइलेशन होगी तो हमारे पास नेट 2 ATP बने, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाले। एक हमारे पास है ये वाला NADH। ये कहाँ जाते हैं? तो हमने क्या रखना है? टोटल NADH कितने बने? 2 NADH याद रखना मैंने। अच्छा, अब आपसे वो एक चीज़ और पूछ सकता है कि ये NADH की फिर फेट क्या है? ये NADH हमारे पास जाएगा रेस्पिरेटरी चेन में जाएगा। रेस्पिरेटरी चेन में जो है एक NADH जो है वो हमने अभी तक 3 पढ़ा, लेकिन यहाँ पर लिख दिया कि 2.5 बना रहा है तो हम 2.5 ही लेंगे। तो 2.5 ATP बन रहे हैं, तो 2 NADH हैं तो हमारे पास 5 ATP बन रहे हैं। अच्छा, अब अगर वो पूछता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने ATP बने? आपने कहना है जनाब 2।
नेट कितने एटीपी बने आपने कहना है 2, सबस्ट्रेट लेवल से बने कितने 4, 2 जो है वो डीफॉस्फोराइलेट हो गए। लेकिन अगर वो कहता है कि हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फो, ये हैं जो 5 एटीपी हैं या 6 एटीपी, अगर हम ये 3 लिखेंगे तो ये 6 हो जाएंगे। 2.5 हार्पर को, मेरा मशवरा है कि हम हार्पर को लेके चलें, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 5 एटीपी बन गए। ये 5 एटीपी हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जबकि ये जो एटीपी हैं ये हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाले। और फिर ये क्या है कि ये सारे स्टेप्स कहाँ पर हो रहे होते हैं? ग्लाइकोलिसिस में। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारे हमारे पास पड़े होते हैं, हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक था हमारा ग्लाइकोलिसिस। अब इसकी रेगुलेशन को नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करते हैं।